हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे स्टडी अड्डा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 19 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि शक्ति का एसआई मात्रक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई खालिस्तान है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन नंबर बी अर्ग, ऑप्शन नंबर सी किलोवाट, ऑप्शन नंबर डी जूल। तो सब बताइए क्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाट इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान ले रहे हैं कि अगर देखा जाए तो 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर 7 अर्ग होता है। इतना को याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि 10 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 200 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बताए थे बल का फॉर्मूला जो हम लोग को क्या चीज़ से प्राप्त होता है? तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हम लोग को बल का फॉर्मूला मिलता है। तो बल F बराबर क्या होता है? m मास इंटू ए एक्सीलरेशन। मेरा क्या क्या दिया हुआ है? बल बराबर 20 न्यूटन दिया हुआ है और मास मेरा 10 केजी दिया हुआ है। एक्सीलरेशन हमको निकालना है, तो एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? यानी 20/10 डिवाइड कर देंगे। अब ये मेरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अनुप्रस्थ तरंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के समानांतर दिशा में कंपन करते हैं। सी ये वे तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि ये कैसा तरंगों के माध्यम के कण के तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत क्या करते हैं? कंपन करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। जैसे कि ये है फिगर और ये हो गया मेरा अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल और यही है लंबवत, मतलब कि इस दिशा में। और अगर देखा जाए अनुदैर्ध्य तरंग का, तो अनुदैर्ध्य तरंग इस टाइप से कंपन करता हुआ, जैसे कि स्प्रिंग का, अगर स्प्रिंग को छोड़ दिया जाए तो ऊपर नीचे कंपन करता हुआ इस टाइप से जाता है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक उल्टा और बड़ा, ऑप्शन नंबर बी आभासी सीधा और बड़ा, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक सीधा और छोटा, ऑप्शन नंबर डी वास्तविक उल्टा और छोटा। तो क्या होगा? तो यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। जब अगर आवर्धन यानी m मेरा जो है वो क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, m का मान 1 से बड़ा होगा तो वस्तु कैसा दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा। जब m का मान मेरा क्या होगा? 1 से छोटा होगा तो कैसा दिखाई देगा? वस्तु छोटा दिखाई देगा। और अगर
ये भी ध्यान रखना है कि धनात्मक रहेगा तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। धनात्मक रहने पे, पॉजिटिव अगर रहा तो सीधा और आभासी। अगर ऋणात्मक रहा तो बता दे रहे हैं, सिर्फ ऋणात्मक रहा तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और यहाँ पे छोटा दिया वही है, क्वेश्चन में यही दे रहा है। एम मेरा क्या है, निगेटिव में दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे 6 पॉइंट कितना है, 0.65 है। अब वो भी निगेटिव में, तो कैसा बनेगा मेरा आकृति। अब सबको, आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से कंफ्यूज नहीं हो रहा, सीधा नहीं बताया था। ऑप्शन नंबर डी वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा, इसको ध्यान रखना है। हो सकेगा तो कुछ कुछ छोटा छोटा चीज जो होता है उसको नोट्स में उतार लिया कीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश है। क्या क्या दिया हुआ है, अब इधर बताते हैं इसको। क्या मेरा दिया हुआ क्या है, धारा दिया हुआ है, यानी I बराबर कितना दिया हुआ है, 0.9 एम्पियर। धारा बराबर 0.9 एम्पियर, जबकि समय कितना दिया हुआ है, समय यानी T बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, तो 2 मिनट। पूछ क्या रहा है, क्यू पूछ रहा है। क्यू बराबर कितना बार बता चुके हैं, IT होता है। I कितना है मेरा, और मिनट को भी इसमें सेकंड में चेंज करना रहता, तो 2 × 60 पहले से ही कर लेंगे, यानी 120, यानी 0.9 × 120, ये वाला हटा दिए, तो 12 नमा कितना हो जाएगा, 108 कूलॉम। इसको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन अब देख ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए 1.08 कूलॉम, ऑप्शन नंबर बी 10.8 कूलॉम, ऑप्शन नंबर सी 108 कूलॉम, ऑप्शन नंबर डी 1.8 कूलॉम। यानी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी 1.8 कूलॉम, सॉरी 108 कूलॉम हो जाएगा। अभी बना के भी दिखा दिए। अब तो शायद किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है खालिस्तान चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए V और I का अनुपात, ऑप्शन नंबर बी I और V का गुणनफल, ऑप्शन नंबर सी I और V का अनुपात, ऑप्शन नंबर डी V और I का अंतर। तो ये कितना बार बता चुके हैं, V इज टू हम लोग जानते हैं कितना क्या होता है, IR होता है, और R ही के बारे में पूछ रहा है, यानी V और I का अनुपात हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, V और I का अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि क्रमशः 6 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 3 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा खालिस्तान होगी। ऑप्शन नंबर ए 1.5 जूल, ऑप्शन नंबर बी 2.25 जूल, ऑप्शन नंबर सी 4.5 जूल, ऑप्शन नंबर डी 0.75 जूल। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले बनाना पड़ेगा। दो मेरा क्या दिया हुआ है, समानांतर क्रम में दिया हुआ है, यानी कि R इक्विवेलेंट बराबर निकालना पड़ेगा। 1 बटा में R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, एक दिया हुआ 6 ओम यानी 1/6 और 1/12 दूसरा दिया हुआ है। तो निकालेंगे 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 12 एलसीएम हो गया यहाँ पे, प्लस 1 यानी कि 3 बटे में 12, 3 चौके 12, यानी R बराबर मेरा 4 ओम आ गया। हाँ, अब कह रहा परिपथ में कुल प्रवाहित धारा यानी कि I निकालना पड़ेगा। I बराबर मेरा V बटा में R। V मेरा कितना दिया हुआ था, तो V दिया हुआ था 3 बटा में 4, कितना हो जाएगा 0.
क्या हो जाएगा, डिवाइड दे देना, 0.75 एम्पियर हो जाएगा। अब क्या फिर बोल रहा था, अगला लाइन में बोल रहा था कि ध्यान रखना है इतना को। अगला लाइन में क्या बोल रहा है कि 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो कुल ऊर्जा यानी एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, VIT, ये हो जाएगा। यानी कि कितना मेरा आया था, वोल्ट कितना दिया हुआ था, वोल्ट मेरा 3 दिया हुआ था, और आई मेरा कितना निकला, 0.75 एम्पियर ये निकला है, और समय कितना दिया हुआ, 1 सेकंड। इतना को ध्यान रखना है। करेंगे अब हम लोग, नहीं होगा तो इसको ऐसे करके भी कर सकते हैं, 3 नीचे 4, 4 3 3 9, 9/4, यानी कि फिर क्या हो जाएगा, 2.4 हाँ 2.25 जूल। अब किस ऑप्शन में है, ऑप्शन हम लोग देख ले रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। आई होप कि सबको समझ आ गया हो, और किसी को अगर नहीं आएगा तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए, थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर सी, इवेंज लिस्टा, ऑप्शन नंबर डी, आइजैक न्यूटन। यानी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाईफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कुछ ऐसा चीज़ है जिसको आपको रटना ही पड़ेगा। बाईफोकल लेंस का हम लोग यूज़ कब करते हैं, तो ज़रा दृष्टि दोष में हम लोग क्या करते हैं, बाईफोकल लेंस का यूज़ करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए, आर्केनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी, एपियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी, साइनोलॉजी। तो क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा, अगर हम लोग मकड़ियों का अध्ययन करते हैं उसको कहेंगे आर्केनोलॉजी कहेंगे। फर्स्ट ही क्लास में बता देते, लॉजी का मतलब अध्ययन होता है, आर्केनोलॉजी किसका अध्ययन है, तो मकड़ियों का अध्ययन है। तो पूछिएगा एंथ्रोपोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो मानव की जो संस्कृति, उसका कल्चर, सभ्यता कैसे वो विकसित हुआ, इसके बारे में जब कोई अध्ययन कर रहा है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो एपियोलॉजी किसको कहते हैं, तो एपियोलॉजी, एपियो एपियोलॉजी, हाँ, तो मधुमक्खियों का जो अध्ययन हुआ उसको एपियोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है साइनोलॉजी किसको कहते हैं, तो साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन को क्या कहते हैं, साइनोलॉजी कहते हैं। इतना को ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पादपों में, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कंफ्यूज नहीं करना है। हाँ, 10 में कह रहा पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है अपशिष्ट उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर ए, रक्षक कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी, फ्लोएम फाइबर, ऑप्शन नंबर डी, मूल रोम। तो 10 का हम ऑप्शन सुधरवा दे रहे हैं। ऑप्शन हो जाएगा, इसमें डाल लीजिए पुराना जाइलम, पुराना जाइलम, यही इसका सही आंसर भी हो जाएगा, यही इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर। यानी अपशिष्ट उत्पाद को हम लोग कहाँ संग्रहित करते हैं, पौधे कहाँ संग्रहित करते हैं, तो जाइलम में, जो पुराना हुआ रहता है उसमें, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए, उद्यान मटर, ऑप्शन नंबर बी, गुलाब का पौधा, ऑप्शन नंबर सी, लिली, ऑप्शन नंबर डी, मिर्च। मतलब कि हम ये जान रहे हैं कि सबको ये वाला क्वेश्चन सबको आसान लगा होगा, और ये वाला सब आसानी से बता दिया होगा कि मेंडल किसके लिए फेमस है, यानी मटर के पौधे पे वो क्या किए थे,
अपना उपयोग किए थे। किस चीज़ का उपयोग किए थे, मतलब किस चीज़ का क्या बोला जाता है उसको, अध्ययन किए थे। तो अनुवांशिकी की जानकारी के लिए वो अध्ययन किए थे, इतना को ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए साल्मोनेला, ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम, ऑप्शन नंबर सी कोलाई, ऑप्शन नंबर डी स्यूडोमोनास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि राइजोबियम क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। राइजोबियम क्या करता है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, जो मतलब कि जड़ में रहता है और दलहनी फसलों में ज़्यादा पाया जाता है, और ये क्या करता है, पौधे को एक तरह से नाइट्रोजन प्रदान करने का काम करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर बी इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर सी मोलस्का, ऑप्शन नंबर डी निमेटोडा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जलीय अगर देखा जाएगा तो कौन सा समुद्री जीव सबसे ज़्यादा किस संघ में समुद्री जीव पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। यानी इकाइनोडर्मेटा वैसा संघ है जिसमें ज़्यादातर समुद्री जीव पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा का एक दो एग्जाम्पल भी याद रखना है। हम एग्जाम्पल हो जाएगा समुद्री खीरा, स्टारफिश, ये सब इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है, जिसको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मुख गुहिका मानव खालिस्तान तंत्र का एक हिस्सा है। तो किसका एक हिस्सा है, ऑप्शन नंबर ए परिसंचरण तंत्र मतलब परिसंचरण, ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी पाचन, ऑप्शन नंबर डी श्वसन। किसका हिस्सा है, तो पाचन का एक हिस्सा है। कौन, मुख गुहिका, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, सबसे छोटी रक्तवाहिका को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए धमनी, ऑप्शन नंबर बी केशिका, ऑप्शन नंबर सी महाशिरा, ऑप्शन नंबर डी शिरा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग कोई जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केशिका। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी सबसे छोटी रक्तवाहिका को क्या कहते हैं, तो केशिका कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं, सॉरी 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वॉस डिफरेंस खालिस्तान से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। ऑप्शन नंबर ए अंडकोश, ऑप्शन नंबर बी वृषण, ऑप्शन नंबर सी प्रोस्टेट ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी मूत्राशय। तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मूत्राशय, इसका बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि वॉस डिफेंसर कहाँ से, मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है और ताकि मतलब एक आम रास्ता बन सके, ये करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ईस्ट किस विटामिन में, विटामिन, ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी में क्या होता है, ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब कुछ बेसिक जैसे कि हम लोग विटामिन का नाम याद रख लेंगे। विटामिन बी को हम लोग कौन सा रासायनिक नाम से जानते हैं, तो राइबोफ्लोविन
राइबोफ्लेविन नाम से जानते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन सी का क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के का क्या नाम है, तो फिलोक्विनोन नाम है, रासायनिक नाम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए रंध्रों के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी जाइलम के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी फ्लोएम के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी वाहिनिका के माध्यम से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फ्लोएम के माध्यम से ले जाया जाता है प्रकाश संश्लेषण को। समझ आया? इतना को ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? पहले तो CO2 का हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? तो CO2 का अनुभार निकालना पड़ेगा। तो CO2 का अनुभार निकालते हैं। CO2 कार्बन का कितना होता है? तो 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? तो 16। तो 2 है मॉलिक्यूल, तो यानी 16, 2 गुने 16, 12 प्लस 16 दूनी 32, यानी कितना हो जाएगा ये? 4 2 2 4 3 1 4 44। अब बोल रहा है उसमें कार्बन का प्रतिशत कितना है। कार्बन में कितना ये होता है, मतलब कि कार्बन का अगर देखा जाए तो परमाणु भार कितना होता है? 12। तो इसका निकालना है प्रतिशत। 12 गुने नीचे टोटल वाला को लिखेंगे इंटू 100। तो काट चिट कर लेंगे, यानी 4 से 4 3 12, 4 से 11 बार में यानी 300 और बटे में 11, जिसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 27.33% ये आएगा। तो हाँ, बोलिएगा कि मन से कर लिए। 1/11 का मतलब ही होता है 9.09। 3 गुना है तो 3 गुना कर लीजिए। 9 27 27, ऐसे करके हम लोग मुंह से भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। सॉरी, इसका ऑप्शन तो पढ़ ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी 44, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 27.3। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 27.3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है? ऑप्शन नंबर ए 7, ये हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 6। 7 वाला हम लोग को पता है क्या होता है, ये उदासीन होता है, और उससे जो बड़ा रहेगा वो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखना, इसको फिर हम इरेज कर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है। बाकी जो बचा तो वो मेरा तो ऑप्शन ही ऐसा दिया हुआ है कि जिसको हम लोग छाट सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या कह रहा है? प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सल्फर। सल्फर क्या करता है? आंखों में जलन पैदा करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सल्फर। ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, कुछ आज थोड़ा इजी सेट था, थोड़ा न्यूमेरिकल ज़्यादा था। न्यूमेरिकल पे पूरा फोकस बना के रखना, वरना रेलवे का एग्ज़ाम थोड़ा टफ इसी वजह से हो जाता है क्योंकि न्यूमेरिकल आता है और बच्चे लोग न्यूमेरिकल में ही फंसते हैं। तो न्यूमेरिकल का पूरा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी जस्ता, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या?
हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी पोटेशियम क्या करता है, ठंडा पानी के साथ क्या करता है, बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। ध्यान रखना है। पोटेशियम भी हो गया, फिर अगर देखा जाए तो लिथियम, सोडियम, ये सब बहुत तेजी से क्या करता है, ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करता है। अब हम लोग आते हैं 23 में, इसीलिए ये लोग को खुला नहीं रखा जाता है। 23 में कह रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए निस्तापन, ऑप्शन नंबर बी निष्कर्षण, ऑप्शन नंबर सी भंजन, ऑप्शन नंबर डी संक्षारण। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग जब किसी अयस्क को गर्म करते हैं तो उसको हम लोग भंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, भंजन। इसको ध्यान रखना है। भंजन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग ताप क्या करते हैं, उच्च ताप पर गर्म करके किसी पदार्थ को अपघटित करते हैं और हवा की अनुपस्थिति में करते हैं। इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, फिनोल्फ्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल खालिस्तान हो जाता है। तो फिनोल्फ्थेलिन जो हुआ ना, जैसे लिटमस पेपर काम करता है, यानी कि वो एक तरह का इंडिकेटर हुआ जो कि बताता है कि अम्ल कोई मतलब कि जो पदार्थ है वो अम्ल है, क्षार है, वैसे ही फिनोल्फ्थेलिन होता है। तो फिनोल्फ्थेलिन भी क्या करता है, बताता है कि कोई वस्तु क्या है, नहीं है। अब हम लोग को बता रहा है सिरका डालना, तो सिरका क्या है, अम्ल है। तो सिरका का अगर डाला जाता है घोल तो कैसा रंग में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर ए गुलाबी, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी लाल, ऑप्शन नंबर डी रंगहीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रंगहीन, यानी कि कोई रंग में परिवर्तित नहीं होता है। अगर हम लोग यानी कि फिनोल्फ्थेलिन का खुद का ही रंग कैसा होता है, रंगहीन होता है। और वो अगर उसमें एसिड डालिएगा तो वो रंगहीन रहेगा, लेकिन अगर बेस डालिएगा तो वो पिंक हो जाता है, यानी गुलाबी हो जाता है। इतना को ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं एंड द लास्ट क्वेश्चन 25 पे। 25 नंबर कह रहा है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैसें निकलती है। ऑप्शन नंबर ए O2, ऑप्शन नंबर बी केवल SO2, ऑप्शन नंबर सी SO2 और SO3 दोनों, ऑप्शन नंबर डी केवल SO3। तो पहले तो जान लीजिए फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो FeSO4 इंटू 7H2O, ये हुआ फेरस सल्फेट का। इसमें से जल को ही क्या किया जाता है, जब हम लोग क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हाँ पूर्ण अपघटन किया जाता है ना, तो जल इसमें से चला जाता है। तो यानी FeSO4 को जब हम लोग किए तो जल तो हट ही गया, तो इसमें से निकलेगा क्या मेरा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 क्योंकि Fe2 है, O3 है, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, यहाँ 2 प्लस 3 5, 5 3 8 ऑक्सीजन और सल्फर 2। इतना को ध्यान रखना है। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। यानी फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है, जब उसको पूर्ण अपघटन किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, SO2 भी निकलती है, SO3 भी निकलती है। इतना को ध्यान रखना। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। जिसको नहीं क्लियर होगा वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरा क्लास कैसा लगा ये हमको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि और आगे मेहनत कर सके और आप लोगों को नए नए कंटेंट रेलवे एग्जाम से रिलेटेड देते रहें। अगर सबको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।